क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड बी और उसका पहला पार्ट मेरे पास है कि सेट ए इज इक्वल टू 4 6 8 और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6 8 ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 4 5 6 7 and 8 and we have to find b set b we have to find। हाँ, इसको जब हम सॉल्व करते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। So students, this is very easy and straightforward question कि हमारे पास A इंटरसेक्शन B का मतलब ये हुआ कि ये 6 और ये 8 ये दोनों सेट B के अंदर मौजूद है। जो हमारे पास सेट B आएगा यानी सेट B इज इक्वल टू, तो एक तो हमारे पास जैसे मैंने कहा कि ये दोनों में होंगे तब इंटरसेक्शन 6 और 8 मेरे पास आया। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ हम क्या करें कि सेट ए के अरकान को इसमें से निकाल दें तो 2 4 और 6 8 2 4 6 और 8 ये चले जाएंगे। इसका मतलब ये कि 5 और 7 जो है ये भी सेट बी के है, तो हम 5 6 7 और 8 लिख देते हैं जो दर हकीकत में मेरे पास सेट बी का के एलिमेंट्स है 5 6 7 8। इसी सवाल का मेरे पास सेकंड पार्ट है और वो हमारे पास है पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सेकंड, उसमें दिया है कि सेट ए इज इक्वल टू सेट ए इज इक्वल 3 4 ए इंटरसेक्शन बी जो मेरे पास है इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जस्ट वन एलिमेंट एंड दैट इज 3 और ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 and we have to find बी, हमें बी मालूम करना है। तो जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे सेम कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि ए इंटरसेक्शन बी चूंकि 3 है इसका मतलब ये हुआ ये 3 एलिमेंट है मेरे पास सेट बी का, और अगर मैं इस ए को यूनियन में से माइनस कर दूंगा तो बी के एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो मेरे पास 3 और 4 यहाँ से चला जाएगा तो 1 2 भी बी के है, सो आई कैन राइट बी इज इक्वल टू 1 2 and 3। These are the 3 elements of set B which is required in question number 9 part 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास और वो कहता है कि fill in the blanks by equal sign or not equal to make the statement true। स्टेटमेंट कुछ दिए है वो कह रहे इसको ट्रू करने के लिए either we have to put equal or not equal। स्टूडेंट्स पहले वाले में ए यूनियन बी और आगे दिया हुआ है ये एक ब्लैंक दिया हुआ है और आगे दिया बी यूनियन ए, सो इसके अंदर मैंने लिखा है इक्वल। इक्वल की लॉजिक ये है कि अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स हम जानते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। सेकंड पार्ट मेरे पास है स्टूडेंट्स ए यूनियन एम्प्टी सेट और फिर ब्लैंक है और फिर आगे सेट ए दिया हुआ है, तो इस सूरत के अंदर मैंने इक्वल लगाया है। लॉजिक ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 ए बी सी है व्हाटएवर जो भी है, लेकिन नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। जब दोनों को यूनियन करेंगे तो सेट ए ही रिपीट करेगा, इसलिए मैंने इक्वल लगा दिया है। थर्ड पार्ट मेरे पास है एम्प्टी सेट यूनियन ए। तो यूनियन के अंदर जैसे ऊपर वाले पार्ट में हमने देखा कि ए यूनियन बी ए के बराबर है, तो अगर हम एम्प्टी सेट को पहले लाए और ए को बाद में लेके जाए उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। देयरफॉर मैंने लगाया कि एम्प्टी सेट यूनियन ए इज नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी, दिस विल नॉट बी इक्वल टू एम्प्टी बल्कि दिस विल बी इक्वल टू सेट ए। देयरफॉर मैंने इसके अंदर सिंबल लगा दिया कि नॉट इक्वल। इसका नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। सो
सो मैंने यू इक्वल लगाया। उसकी लॉजिक ये है कि ए यूनियन ए, यानी अगर ए के एलिमेंट्स मेरे पास ए बी सी है और फिर ए के एलिमेंट्स उसके अपने ही सेट के साथ यूनियन मालूम करना है, यानी ए बी सी, सो ए बी सी का यूनियन ए बी सी आएगा और वो दर हकीकत में सेट ए के बराबर होगा। नंबर 5 में मेरे पास आता है कि इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी एंड इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, सो बस हमारे पास देन ए क्या होगा बी का। तो यहां पर हमने लिखा है कि ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि वो कहता है कि ए यूनियन बी बी के बराबर है और इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये दोनों के अंदर यूनियन हम लेंगे तो तब भी ए की सेट रिपीट हो रहा है, यानी दोनों के एलिमेंट सेम है, और इंटरसेक्शन ले रहे तब भी दोनों के एलिमेंट सेम हैं, तो आइदर ये ए के बराबर आ जाए या बी के बराबर आ जाए। इसका मतलब है कि दोनों इक्वल है। मेरा मतलब ये है कि अगर मैं ए को कंसीडर करूं 1 2 3, बी को कंसीडर करूं 1 2 3, दोनों का यूनियन लूँ तो जवाब आएगा 1 2 3, तो या तो वो ए के बराबर होगा या बी दोनों के बराबर होगा, यानी कोई मसला नहीं है। सिमिलर मैन से इंटरसेक्शन लेंगे तो ए और बी आपस में चूंकि इक्वल हैं तो इक्वल सेट का इंटरसेक्शन या तो बी के बराबर कर दो या ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉजिक भी समझा दिया मैंने। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4, सेट ए अगर इसके बराबर है और सेट बी इज इक्वल टू 3 5 6 एंड सेट सी इज इक्वल टू 5 7 9, देन यानी प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स। 1 2 एंड 3 सेट्स मुझे दिए, इनके ऊपर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लगाना है। मैं इसी बुक से यहाँ पर डेटा उतारता हूँ और फिर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स मेरे साथ रहिए। डेटा में मेरे पास 3 सेट्स है ए बी सी, और ये है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11। सो 11 में मेरे पास डेटा में ए मेरे पास है, सेट ए मेरे पास इक्वल है बुक में। मैं अगर बुक को देखूं तो मेरे पास है 2 3 4, 2 3 एंड 4, और सेट बी मेरे पास इक्वल है, बुक में दिया हुआ है 3 5 एंड 6, 3 5 एंड 6, और सेट सी मेरे पास बराबर है, सेट सी इक्वल टू 5 7 9, 5 7 एंड 9, और वो मुझसे कह रहा है कि प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स। सो आई हैव टू प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी ऑर्डर अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए 3 सेट्स का तो दर हकीकत में ये मेरे पास बनता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स इसको हमने प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई थी, उसमें भी मौजूद है कि जब प्रूफ करना है तो पहले हम ये वाला साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई क्या दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए, और ए मेरे पास है 2 3 एंड 4। ये ए मेरे पास इसके बराबर है, या आप यू भी कर सकते हैं कि पहले इसको नीचे उतार के फिर कर दे तो भी सही है, कोई इशू नहीं है। यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों केसेस ठीक है, कोई इशू नहीं है। और फिर आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड करें, इक्वल करें। आप ए की जगह ए के एलिमेंट्स लिख दीजिएगा, और वो मेरे पास है 2 3 और 4, फिर ब्रैकेट मेरे पास आ जाएगा, फिर मेरे पास b आएगा, और b मेरे पास है 3 5 और 6, और यूनियन, और फिर मेरे पास c आएगा 5 7 एंड 9, ब्रैकेट भी बंद।
सो गाइस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आप लिख दीजिएगा वैसे ही 2 3 4, और ये जो आपके पास है इनका आप यूनियन लीजिए। तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, वन टाइम लिखते हैं, सीक्वेंस से लिखते हैं। पहले 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। यहाँ यूनियन लिखना मिस हो गया मुझसे। ठीक है, यूनियन। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, दोनों का यूनियन ले लीजिएगा। तो 2 3 4 5 6 7 and 9 is the left hand side of the given property or equation. Now अब हम क्या करेंगे, now we are coming toward the right hand side and the right hand side is equal to bracket A union B and union C. So right hand side is equal to bracket, और सबसे पहले A लिखिएगा, सेट A डेटा के अंदर मौजूद है, नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पे, 2 3 4, ये इसकी बात हो रही है। और उसके बाद मेरे पास यूनियन है, ये यूनियन के साइन, और फिर मेरे पास B है 3 5 and 6 ब्रैकेट बंद यूनियन, और फिर C है मेरे पास, C स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये डेटा में 5 7 and 9 है मेरे पास। पहले ब्रैकेट के अंदर वर्क करेंगे। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, दोनों का यूनियन ले लीजिएगा, तो ये मेरे पास आएगा 2 3 4 5 and 6, और फिर यूनियन का साइन डालेंगे, फिर C 5 7 and 9 लेंगे। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, और दोनों का यूनियन ले लेंगे, जो कि मेरे पास है 2 3 4 5 6 7 and 9। स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें तो यहाँ मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड ये, और ये लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स मेरे पास है 2 3 4 5 6 7 9, और राइट हैंड साइड मेरे पास ये है, तो राइट हैंड साइड 2 3 4 5 6 7 9। ये दोनों साइड तब इक्वल हो सकता है जब दोनों के एलिमेंट्स के तादाद यानी नंबर्स भी बराबर हो और सेम एलिमेंट्स हो। सो बस मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों इक्वल है। सो इसका मतलब ये हुआ बस के लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है हमारे पास बराबर है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। और बस हम कह सकते हैं कि अगर 3 सेट का यूनियन हम ले, उनके ऑर्डर को आगे पीछे चेंज कर दे, यानी आई मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास, पेज नंबर 18 बुक के चैप्टर नंबर 1 के। वो कह रहे इफ A इज इक्वल टू MNO, सेट B इज इक्वल टू PQRS and set C is equal to NOPQ, then we have to prove associative property of intersection of sets। पिछला सवाल जो हमने किया वो यूनियन से रिलेटेड था, और ये सवाल इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, तकरीबन सेम कॉन्सेप्ट से, बस सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा। आइए किताब से पहले हम डेटा उतारते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 12 बुक का, क्वेश्चन नंबर 12 बुक का मेरे पास है, और इसमें मेरे पास सेट A जो मुझे दिया है डेटा में वो मेरे पास इक्वल है स्टूडेंट्स MNO, और सेट B जो मेरे पास है वो है P, सेट B इज इक्वल टू P, और फिर है Q, फिर है R, फिर है S, और सेट C जो मेरे पास है, सेट C इक्वल है मेरे पास NOPQ
क्यू। ये मेरे पास ये है, बुक में ये डेटा मुझे प्रोवाइडेड है और वो एग्जामिनर मुझे कह रहा है कि आप मालूम करें इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल करें ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी के। ये दर हकीकत में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे हमने तफसील से बात भी की है और यहाँ पर हम प्रूफ भी करने जा रहे हैं। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ थ्री सेट्स की बात होती है तो दर हकीकत में वो हमसे यही पूछता है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। आइए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन या प्रूफ की तरफ जाते हैं और हमारे पास पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए और ए मेरे पास क्या है, सेट ए मेरे पास बराबर है एम एन ओ और फिर इंटरसेक्शन है मेरे पास, फिर ब्रैकेट और फिर बी मेरे पास है पी क्यू और एस और फिर मेरे पास है इंटरसेक्शन सी और सी मेरे पास है एन ओ पी क्यू। ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड कि मेरे पास ए है, ए मैंने ये लिखा है, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल है और फिर बी इंटरसेक्शन सी है, ये बी इंटरसेक्शन सी है मेरे पास। इस सूरत के अंदर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सॉल्व दिस टू सेट्स इन द ब्रैकेट्स। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एम एन ओ एंड दिस इज इंटरसेक्शन और फिर मेरे पास इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूँगा। इंटरसेक्शन में अगर मैं देखता हूँ P और Q यहाँ पर भी है और P Q यहाँ पर भी है तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स है। P एंड Q मैंने लिखा और अब मैं इनके साथ इनके इंटरसेक्शन ले लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा एंड वी विल गेट एम्प्टी सेट बिकॉज दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड मालूम करते हैं एंड राइट हैंड साइड मेरे पास बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखे हैं, मैंने लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, यानी ये नहीं लिखा है। अगर आप लिखना चाहते तो आप लिख दीजिएगा पहले और फिर बाद में सेट्स पुट करके सॉल्व करें, डायरेक्ट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट और फिर मेरे पास सेट ए है और ए मेरे पास है एम एन ओ और फिर इंटरसेक्शन और फिर बी मेरे पास है पी क्यू आर और एस। ब्रैकेट बंद करूंगा और फिर इंटरसेक्शन और फिर मैं सी लूंगा। सी मेरे पास है एन ओ पी और क्यू और ये मेरे पास सबसे पहले वर्क होगा ब्रैकेट के अंदर का। मैं लिख सकता हूँ कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखना पड़ेगा। एम यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, एन भी नहीं है, ओ भी नहीं है, ये मेरे पास एम्प्टी सेट बन जाएगा और फिर इंटरसेक्शन मेरे पास आएगा और फिर मेरे पास आएगा एन ओ पी एंड क्यू। गाइस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। तो यहाँ पर तो कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे एन ओ पी क्यू है, वी विल गेट एम्प्टी सेट। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं और राइट हैंड साइड को देखते हैं तो दोनों दर हकीकत में आपको नजर आ रही है कि ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये एम्प्टी सेट के बराबर है, ये राइट हैंड साइड ये भी एम्प्टी सेट के बराबर है। बस मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side and I can write A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। और बस मैं कह सकता हूँ आखिर में कि भाई एसोसिएटेड लॉ ऑफ थ्री सेट्स अगर अंडर द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन जाते हैं तीन सेट्स तो ये एग्जिस्ट करता है, यानी ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट करता है।